Good evening, students. So, my name is Gunjan. I am third year MBBS student at AIMS Nagpur. So, we were doing chapter number first, reproduction in organisms of class 12th biology. उसकी NCERT exemplar हम solve कर रहे हैं. So, we are done with MCQs and very short answer type questions. Now we'll start with short answer type questions. Okay. So, let's start. Let's see what is question number first. And yeah, let's see. So question number first is saying in haploid organisms, you can see on the left screen, यहाँ पे आपकी पूरी NCERT exemplar के questions मैंने लगाए हैं लेफ्ट स्क्रीन पे, यू कैन सी, और मैं आपको राइट स्क्रीन पे समझाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो आप अपने लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चंस, फिर हम राइट स्क्रीन पे समझेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का पूछ रहा है. इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम द स्टेज इन द लाइफ साइकिल व्हेन मियोसिस अकर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साइकिल में ऐसी कौन सी स्टेज है. ठीक है, स्टेज पूछा है, कौन सी स्टेज है उसकी लाइफ साइकिल में जब मियोसिस होता है. मियोसिस आपको पता है ना, 2n डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन इज मियोसिस. ठीक है, डिविजन होना न्यूक्लियस का, क्रोमोसोम का इस वे में कि 2n से n बने. तो सबसे पहले जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब n जिनका प्लॉइडी नंबर होता है, उनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में हमें लिखना होगा थोड़ा. ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज वन इन विच हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डोमिनेट्स ओवर द डिप्लॉइड फेज. ठीक है, तो हैप्लॉइड फेज डोमिनेट करता है. द मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. द डिप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द शॉर्ट लिव्ड जाइगोट. जो डिप्लॉइड फेज होता है इसका, वो रिप्रेजेंट होता है ओनली बाय द शॉर्ट लिव्ड जाइगोट. मेनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो n, मतलब प्लॉइडी नंबर n जिसका होता है एकदम सिंगल n, ठीक है, वो डोमिनेट करता है ओवर प्लॉइडी नंबर 2n. उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है. ठीक है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो उसके इवेंट्स एक बार हम देखते हैं, देन वी विल सी कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसपे हम करेंगे मियोसिस. ठीक है, तो फर्स्ट जो इवेंट्स, उसके जो मेन इवेंट्स हैं वो ये हैं. ठीक है, लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो लेट्स सी क्या है इवेंट्स. ओके, तो फर्स्ट इवेंट है द मेन हैप्लॉइड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, जो मेन हैप्लॉइड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमीट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस की प्रोसेस से हैप्लॉइड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमीट्स. तो दैट इज द माइटोसिस का प्रोसेस होता है पहला. फिर क्या होता है, फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक ओनली डिप्लॉइड स्टेज होती है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के अंदर. अब ये डिप्लॉइड जो जाइगोट बना, ये होता है 2n. ठीक है, और ऑर्गेनिज्म हमारा जो है वो है n. तो इस 2n स्टेज से n पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, वो हमें करना पड़ेगा मियोसिस. ठीक है, मियोसिस हमें करना पड़ेगा. तो ये जो मियोसिस है ना, दिस मियोसिस अकर्स एट व्हाट स्टेज, व्हेन जाइगोट फॉर्म. ठीक है, जाइगोट जब बनता है, उससे जब 2n स्टेज से n स्टेज के मियोसिस होता है, तब जाके हमारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब्सिक्वेंट मियोसिस गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रो करके हैप्लॉइड प्लांट्स बनाते हैं. तो रीजन क्या है जाइगोट स्टेज का, यही है कि जाइगोट जो बनता है वो डिप्लॉइड होता है, और मियोसिस करके फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं. डायग्राम से इसको हम समझ सकते हैं. यहाँ पे ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम है. ठीक है, तो सबसे पहले एक हैप्लॉइड प्लांट होगा, दिस इज हैप्लॉइड प्लांट. ठीक है, उसमें गैमीट्स बनेंगे गैमेटोगेनिया से. वो गैमीट्स सिनगेमी करके एक जाइगोट बनाएंगे. ये जाइगोट 2n होगा, इसमें मियोसिस होगा. देखो यहाँ पे मियोसिस हुआ है इस स्टेज पे, तो ये आपका आंसर होगा. दिस फर्स्ट स्टेज जहाँ पे मियोसिस हुआ, वहां से मियोस्पोर्स बने, ये जर्मिनेट करके आपका प्लांट बना दिए.
ठीक है, तो ये पूरा इसका पैटर्न रहता है, ये आप डायग्राम बना के आना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टेक्सा एग्जिबिटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं और जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि हायर प्लांट्स और हायर वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका देखो रीजन ये है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड ये कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है इससे हमारी जीन में वेरिएशंस, ठीक है, जीन में वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन एंड आगे भी काफी ज्यादा लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, जीन की वेरिएशंस आती हैं, इवोल्यूशन होता है, और काफी कुछ हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो नीडेड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। ऑन दी अदर हैंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो लोअर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बड़े हायर सेल में हायर सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनके अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पूरे पूरे सिस्टम होते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स व्हाई। तो इस यहाँ पे लिखा भी है, दे हैव अ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर व्हिच फेवर्स asexual reproduction. Through the process of mitosis, these organisms can produce a large number of progeny without complex processes, and reproduction इसमें होता है faster और large number of offsprings बनते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये रिप्रोडक्शन स्लो होता है, जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्लो होता है, ज्यादा हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनते हैं। और रीजन क्या है कि हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फर्स्ट रीजन तो आप ये लिख के आओगे, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करेंगे, then it results in the formation of genetically variable offspring which is not seen in asexual reproduction. इससे एक genetically variable genetic variations वाला जो मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे बताया था, genetic variations आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो asexual से नहीं आएंगी, और ये genetic variations important होती हैं। The event of recombination during meiosis drives evolution वाला पॉइंट भी आ गया जो मैंने इधर बताया था आपको, सेकेंड पॉइंट। तो इवोल्यूशन भी इससे होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन से डिजायरेबल जो अच्छे ट्रेट्स हैं और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हमने पॉइंट पढ़ा है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, वो मेंटेन रहता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, question number third is saying honeybees produce their young ones. See, this is question number third. So question number third is saying honeybee produce their young ones only by sexual reproduction. In spite of this, in a colony of bees we find both haploid and diploid individuals. इसमें ऐसा बोल रहा है कि जो honeybees होती हैं उनके अंदर sexual reproduction ही होता है, राइट लेकिन तब भी हनी बी का जो ग्रुप होता है, जो कॉलोनी होता है, उसके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के बीज हमें पाए जाते हैं। तो नेम द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स इन द कॉलोनी एंड एनालाइज द रीजंस बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। तो इसमें पूछा है कि जो आपकी हनी बी है वो तो बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, लेकिन तब भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के इंडिविजुअल्स हनी बी के कॉलोनी में होते हैं। तो बताओ कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, उन सबके नाम लिखो, और वो क्यों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है उसका रीजन भी पूछा है कि आप रीजन भी बताओ कि क्यों वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड रह गए हैं जबकि उन्होंने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो देखो, जो क्वीन होती है ना हनी बी की फैमिली में, वो एक फर्टाइल फीमेल होती है और वो होती है डिप्लॉइड। ठीक है, क्वीन जो होती है वो एक फर्टाइल फीमेल होती है और वो होती है डिप्लॉइड। लेकिन जो वर्कर बीज होते हैं वो जो होते हैं वो होती है हमारी स्टेराइल फीमेल्स। ठीक है,
स्टेराइल फीमेल्स होती हैं हमारी वर्कर बीज, और स्टेराइल फीमेल्स जो होती हैं वो हमारी होती है हैप्लॉइड। और जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल होते हैं, दे आर मेल, ठीक है, मेल होते हैं, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। तो ये है सारा हैप्लॉइडी नंबर। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है इनका ऐसा होने का, वो भी हम देखेंगे अभी। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, 4 लाइन में आपको लिख के आना है क्या रीजन है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी क्या रीजन है इसकी। तो देखिए, जो क्वीन बी होती है ना बेटा, आपकी क्वीन बी, वो ले करती है दोनों फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। मतलब वो फर्टिलाइज्ड एग भी ले कर रही है और फर्टिलाइज्ड, ये आपकी क्वीन है, ये आपकी क्वीन है, क्वीन बी, ठीक है। ये हमने बताया था 2n होती है। अब ये फर्टाइल होती है, ठीक है, ये फर्टाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फर्टाइल होती है तो 2 तरह के एग्स रिलीज करती है। एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स जिनका डिप्लॉइडी नंबर 2n होता है, और एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो प्लॉइडी नंबर n हैप्लॉइड होता है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं एंड डेवलप इनटू वर्कर्स एंड क्वींस, ठीक है। फर्टिलाइज वाले जो एग्स होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू वर्कर्स एंड क्वींस, ठीक है। देखिए वर्कर बीज एक्चुअली 2n होता है, 2n लिखना, ठीक है, दे आर 2n। तो ये जो डिप्लॉयड वाले एग्स होते हैं ये वर्कर बीज बनाते हैं और क्वीन बनाते हैं। वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं और क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल होती है। और जो हैप्लॉइड होता है, द अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग्स, ये डेवलप करता है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस नाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, और उससे ये क्या बनाता है, ये मेल बनाता है। मेल को क्या बोलते हैं, ड्रोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोन्स बोलते हैं। तो इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि वहां पे वो हैप्लॉइड एग्स से पार्थिनोजेनेसिस करके बने हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। और दूसरे वाले फर्टिलाइज्ड एग जो डिप्लॉइड एग्स हैं उनसे बने हैं, तो वो वर्कर एंड क्वीन है जो डिप्लॉइड होती हैं। तो यही रीजन है, वही रीजन मैंने नीचे लिखा है, द फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है, ये डिप्लॉइड होते हैं एंड दे डेवलप इनटू वर्कर्स एंड क्वींस, वर्कर्स एंड क्वींस। एंड अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग्स डेवलप पार्थिनोजेनेसिस से ड्रोन्स बना लेते हैं। तो मेन रोल ऑफ द ड्रोन इज टू मेट विथ क्वीन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग with which type of reproduction do we associate the reduction division? कौन से तरह का रिप्रोडक्शन है जिससे हम रिडक्शन डिविजन एसोसिएट करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन डिविजन? देखिए रिडक्शन डिविजन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिडक्शन डिविजन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है ना घटना, सब्ट्रैक्ट होना, माइनस में जाना। तो हमारा जो डिप्लॉइडी है उससे जब हैप्लॉइडी बन रहा है तो माइनस हो रहा है ना, 2n से 1n बन रहा है, ठीक है, 1 बन रहा है तो -1 हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड डिविजन भी हो रहा है, ठीक है, डिविजन भी हो रहा है, मतलब डिविजन का मतलब 1 से 2 बनना, तो 2n से 2n बन रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। तो इस ये 2n से 1n क्या बोलते हैं, इसको हम मियोसिस बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड मियोसिस। तो रिडक्शन डिविजन इज सिंपली मियोसिस ओनली, ठीक है। तो किस टाइप के रिप्रोडक्शन में हम ये करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ये। एंड इज एनालाइज द रीजन, रीजन हमें बताना है। तो देखिए नीचे क्या रीजन है इसका। बेसिकली सबसे पहले आपको यही जानना है कि रिडक्शन डिविजन होता क्या है। तो डायग्राम में भी यहाँ पे दिखा रखा है कि रिडक्शन डिविजन क्या होता है। तो ये देखिए एक जब भी गैमीट्स बनते हैं हमारी मेल और फीमेल बॉडी में फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आपकी फीमेल है, ठीक है, ये आपकी फीमेल है और ये आपकी मेल बॉडी है। अब इसमें बनने हैं आपके गैमीट्स, ठीक है। तो मियोसिस होगा दोनों में, 2n जर्म सेल से बनेंगे फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट जो nn की प्लॉइडी होगी। तो ये जो मियोसिस है दिस इज ओनली व्हाट, रिडक्शन एंड डिविजन। तो रिडक्शन डिविजन तो आपको समझ आ गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से
रिप्रोडक्शन में होता है ये, एंड क्या रीजन है? तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके अंदर होगा। और क्यों होता है? जिससे हमारे गैमीट्स बने और फ्यूज करें, इसलिए होता है। ठीक है, अगर कोई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो रही है तो उसमें जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनने के लिए होता है। तो यही लिखेंगे कि मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, meiosis results in the formation of haploid gametes as the fusion of these haploid gamete result in formation of what? Diploid zygote, क्योंकि ये haploid gamete ही zygote बनाएंगे आपस में फ्यूज करके। तो meiosis हेल्प करता है टू मेंटेन द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अगर 2n फ्यूज कर दिए आपस में, जाइगोट बना दिए, तो क्या होगा? 4n बन जाएगा। फिर 4n वाले जो होंगे वो 4n से फ्यूज करके क्या बना लेंगे? 8n बना लेंगे। तो डिप्लॉइडी नंबर को मेंटेन करने के लिए, इस डिप्लॉइडी नंबर को मेंटेन करने के लिए 2n को पहले n में डिवाइड करना होगा, गैमीट बनना होगा, फिर n को आपस में फ्यूज करके 2n बनाना होगा, तभी आपका डिप्लॉइडी नंबर मेंटेन रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से मियोसिस होता है। तो ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ is it possible to consider vegetative propagation observed in certain plants like Bryophyllum, water hyacinth, ginger as a type of asexual reproduction? Give 2 or 3 reasons. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की गई है और पूछा है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप मानते हैं हम? हाँ, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं? तो देखिए, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, इसके अंदर वन पेरेंट ही है। फर्स्ट रीजन आपका हो गया ये। सेकंड रीजन, कोई भी गैमीट इसमें बन नहीं रहा है। ठीक है, तो सेकंड रीजन हो गया ये। और तीसरा, इसमें सेम जेनेटिक मटेरियल है इसके ऑफस्प्रिंग में, इसके पेरेंट ऑफस्प्रिंग से। जेनेटिक डिफरेंस और वेरिएशंस है ही नहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पहले भी बताया था कि मेन जेनेटिक वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन, वो दोनों चीज ही यहाँ पे नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बनना इंपॉर्टेंट होता है, मियोसिस होना इंपॉर्टेंट होता है, वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो तीनों रीजन, वन पेरेंट, नो गैमेट फॉर्मेशन, सेम जेनेटिक कंपोजिशन ही बोल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये 3 रीजन आपको देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is saying fertilization is not an obligatory event. Fertilization is not an obligatory event. What does it mean by obligatory? Anyone? Obligatory का मतलब होता है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि कंपलसरी। ठीक है, क्या मतलब होता है? कंपलसरी मतलब होता है ऑब्लिगेटरी का। तो बोला है कि फर्टिलाइजेशन एक ऑब्लिगेटरी इवेंट नहीं है फॉर फूड प्रोडक्शन इन सर्टेन प्लांट्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है एक फ्रूट बनाने के लिए। तो आप ही सोचिए, जिस प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिस प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन वाला प्लांट, नो फर्टिलाइजेशन है ना, और नो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फ्रूट बन रहा है। फ्रूट बन रहा है मतलब एक सीड बन रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यही है कि एक नया प्लांट बन रहा है, न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है, सीड बन रहे हैं। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं? अभी हमने पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, ठीक है, फिर पार्थिनोजेनेसिस भी आता है, फिर एनिमल्स के अंदर बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन आते हैं। मेनली प्लांट्स में आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन याद रखिए, अनपार्थिनोजेनेसिस याद रखिए। तो फर्टिलाइजेशन एक ऑब्लिगेटरी इवेंट नहीं है कुछ फ्रूट प्रोडक्शन में। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें तो हम यही लिखेंगे, क्योंकि कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स, अनफर्टिलाइज्ड एग ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पार्थिनोजेनेसिस।
कुछ प्लांट्स के अंदर एक अनफर्टिलाइज्ड एग जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वो एक एम्ब्रियो में डेवलप करता है और इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इसलिए कुछ प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब आपको याद रखना है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है क्या? क्या मतलब होता है ऑब्लिगेटरी का? कंपल्सरी। ठीक है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये नहीं है ऑब्लिगेटरी। ओके, ये आप याद रखना, लिख लीजिए आप भी अपने साथ कि ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन एन डेवलपिंग एम्ब्रियो, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ सेल डिविजन आर नॉट फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन। मान लो एक आपके पास एम्ब्रियो है आया, ठीक है, एक एम्ब्रियो है आपके पास एंड उस एम्ब्रियो के अंदर सेल डिविजन तो हुआ लेकिन सेल फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेल सेल डिवीजन हुआ पर सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। मतलब एक एम्ब्रियो है, ये डिवाइड तो करे जा रहा है, ये डिवाइड तो इसमें हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नई सेल्स भी बनती जा रही है, बनती जा रही है, लेकिन कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। नो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये डिफरेंशिएट करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, है ना, एक ऑर्गन बनाएगा और एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हमारी बॉडी में, पहले मैं लिख देती हूँ, स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन। तो हमारी बॉडी में क्या है ना, जीआई सिस्टम है जो हमारा गट हेल्थ, हमारा स्टमक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ये वाला काम करता है, एक्सक्रीशन हमारा, मतलब कि ये होता है, डाइजेशन का काम जीआई करता है। सीवीएस सिस्टम होता है जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट बीट वाला काम करेगा पूरा। आरएस सिस्टम होता है जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। सीएनएस सिस्टम होता है जो ब्रेन होता है, जो पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सेल में डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन हुआ तो हर सेल को एक अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया, ठीक है, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन अगर मान लो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, तो अब तुम इमेजिन करो कि क्या होगा। तब क्या होगा ना कि सेल डिविजन तो हुआ लेकिन वो सेल डिफरेंशिएशन से फॉलो नहीं हुआ। तो एक एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म में, एज अ सेल्स वुड नॉट डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स एंड वुड रिमेन एज अ मास। मतलब एम्ब्रियो जो होगा वो आपका ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं पाएगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बनेगा। जैसे मैंने सीवीएस, आरएस इन सब की बात की, वो कैसे बने थे? वो डिफरेंशिएशन से बने थे। तो वो एक सेल का मास रहेगा, मतलब एक सेल सेल इकट्ठी हो गई एक जगह पर कोई काम नहीं हो रहा है उसमें, तो वो कोई ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा। वो बस एक सेल का गांठ रहेगा, एक मास रहेगा। समझा? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्गेनिज्म in an angiosperm flower subsequent to pollination and fertilization। इसमें पूछा है कि क्या चेंजेस एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में होते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने लिस्ट किया है कि क्या, कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट का क्या बनाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना और ये समझना है कि कौन से स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, वही आपका आंसर है। तो ये मान लो आपका रूट है और ये आपका प्लांट है। प्लांट के ऊपर ये आपका एक ना फ्लावर उगा हुआ है, ये आपका फ्लावर है। फ्लावर में ये तो हो गई पेटल्स, और ये जो ऊपर मैंने बनाई है ये हो गई आपकी सेपल्स, ये हो गई आपकी पेटल्स। यहाँ पे एक है ओवरी बेटा, दिस इज योर ओवरी। ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, एंड यहां से जो निकल के आ रहे हैं वो फिलामेंट पे एंथर होंगे। ठीक है, ये फिलामेंट और इस पे एंथर, एंथर पे हो गए पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये है ना, ये आपका ओवरी है। तो जब फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन हो जाएगा तो ओवरी किस में बनता है? फ्रूट में बनता है, ये तो हमें पता था। देखिए ओवरी जो बनेगा वो आपके फ्रूट में बनेगा। फिर ओवरी का जो वॉल होगा ना,
वो जो ओवरी का वॉल होगा वो आपका पेरिकार्प बनाएगा। फिर ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इस ओवरी के अंदर होंगे, इस ओवरी के अंदर होंगे आपके ओव्यूल। में इससे बनाती हूँ, ब्लू से देखिए, यहाँ पे ओव्यूल होंगे। तो ये जो ओव्यूल है ये बनाएंगे आपका सीड, ठीक है, ये बनाएंगे आपका सीड। तो जो ओव्यूल है वो बनाएंगे सीड। फिर आउटर इंटेग्यूमेंट जो होगा आपका, आपका किस पे? एम्ब्रियोसेक में, वो बनाएगा आपका टेस्टा। इनर इंटेग्यूमेंट बनाएगा आपका टेगमेन। फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। एग्स जो होते हैं वो बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। एंड सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। हमने एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर में पढ़ा है ये सब। हाइलम एंड फिनिकल एंड माइक्रोपाइल जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। आफ्टर पॉलिनेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारे आपको चेंजेस एक प्लांट में, एक एंजियोस्पर्म प्लांट में दिखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम किस पे आ गए हैं? 9th पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th बोल रहा है, सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन व्हाई द सीड्स in a pea pod are arranged in a row, whereas those in tomato are scattered in juicy pulp. एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताओ कि क्यों एक पी के अंदर तो सीड एक रो के अंदर अरेंज होते हैं, लेकिन टोमेटो के अंदर तो सीड्स अरेंज नहीं होते हैं, वो बस स्कैटर्ड होते हैं। मतलब समझ रहे हो आप? देखिए, पी कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है ना, तो ग्रीन कलर से हम यहाँ पे पी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पी है, और पी के अंदर आपकी जो सीड्स होती हैं जो हम निकाल के सब्जी में डालते हैं उसको बोलते हैं पी के सीड्स। हम जब पी की सब्जी बनाते हैं तो वो ऐसे लाइन में लगे रहते हैं ना, ये देखो लाइन में लगे हैं, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन टोमेटो कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है ना। ये आपका टोमेटो है, ये आपका टोमेटो है, ठीक है। टोमेटो के अंदर बहुत जूसी जूसी आपका पल्प होता है टोमेटो के अंदर, ठीक है। बहुत ही ऐसे जूसी जूसी होता है, ये पूरा का पूरा भरा होता है, ठीक है। टोमेटो पूरा ऐसे भरा होता है, बहुत ही जूसी पल्प होता है। लेकिन जो सीड्स होते हैं टोमेटो में वो बीच बीच में होते हैं, ठीक है। बीच बीच में ये सीड्स होते हैं टोमेटो के अंदर, लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं होता, वो ऐसे बस बीच बीच में रहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आप रीजन बताइए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, जो पी होता है एंड टोमेटो प्लांट होता है वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप के वो प्लांट है, डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन है, इसलिए उनका जो अरेंजमेंट, अगर वो प्लांट ही डिफरेंट है तो उनका जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा ओवरी के अंदर वो भी डिफरेंट होगा। और हमने अभी पढ़ा कि जो ओव्यूल है वही जाके सीड बना रहा है। सीड कौन बना रहा है? ओव्यूल ही बना रहा है। तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ये आप पहला रीजन लिखेंगे। क्योंकि वो डिफरेंट प्लेसेंटेशन है तो ओव्यूल का अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। द पी प्लांट शोज मार्जिनल प्लेसेंटेशन व्हिच मींस दैट द ओव्यूल आर अरेंज्ड इनटू टू रोज अलोंग द रिजिड वेंट्रिकुलर suture, whereas tomato plant shows axial placentation which means the ovules are arranged along the central axis of the ovary. तो दो प्लेसेंटेशन का हमने नाम पढ़ा है, एक है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है बेटा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन तब बोलते हैं जब ओव्यूल एक रो में अरेंज होते हैं, जैसे पी के अंदर अरेंज हो रहे हैं। तो पी को हम नाम देंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और आपका हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कब बोलेंगे? जब ओव्यूल आपके, ये आपका सेंट्रल एक्सिस है जो टोमेटो से निकल रहा है, और सेंट्रल एक्सिस के अराउंड आपके ओव्यूल अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन जो टोमेटो के अंदर होता है। तो ये दो तरह के प्लेसेंटेशन यहाँ पे हैं, इसलिए इनमें डिफरेंस है, ये आपको लिख के आना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्केचेस ऑफ जूस्पोर एंड अ कॉनिडियम। जूस्पोर का डायग्राम बनाना है और कॉनिडियम का डायग्राम बनाना है, और मेंशन करनी है दो डिसिमिलैरिटी बिटवीन दैम और एक फीचर जो दोनों में कॉमन है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो डायग्राम बनाने हैं आपको क्वेश्चन में। एक ज़ूस्पोर का डायग्राम बनाना है, एक कॉनिडियम का डायग्राम बनाना है। मैंने तो यहाँ पे बना लिया है, आप भी बना लीजिए अपनी नोटबुक में ज़ूस्पोर का डायग्राम एंड कॉनिडियम का डायग्राम। फिर हमें डिसिमिलैरिटीज बनानी है और फिर एक सिमिलैरिटी बनानी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये आपके ज़ूस्पोर है। दोबारा बनाओ मेरे साथ डायग्राम। सबसे पहले तो आप एक ग्लोबुलर सा ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसके दो टेंटिकल्स निकालेंगे। ज़ूस्पोर में ऐसे दो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें ऐसा करके एक सेल बनाएंगे बीच में और इधर एक बनाएंगे। तो ये आपका हो गया ज़ूस्पोर। अब आते हैं हम आपके कॉनिडिया के डायग्राम पे। दोनों क्या है? कॉनिडिया क्या है? कॉनिडिया आपका फंगाई है, ठीक है। एंड ज़ूस्पोर्स क्या है? ज़ूस्पोर्स आपके एल्गी में रिलीज होते हैं, और एल्गी भी आपकी एक तरह की क्या है? फंगाई है, ठीक है। तो कॉनिडिया के डायग्राम देखिए थोड़ा ऐसे इलोंगेटेड होगा। ज़ूस्पोर को जैसे हमने थोड़ा ग्लोबुलर बनाया था ना, तो जो कॉनिडिया होता है वो हमारे पेनिसिलियम नाम की जो फंगस है उसमें प्रोड्यूस होता है। ये आपको याद रखना है। राइट स्क्रीन पे देखिए डायग्राम। तो इस डायग्राम को आप ऐसे थोड़ा इलोंगेटेड बनाएंगे कि ये जो है ज़ूस्पोर जो आपका कॉनिडिया है, सॉरी, वो इलोंगेटेड रहेगा आपका, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप डायग्राम इसका? डायग्राम कैसे बनाएंगे? नीचे से चालू करना, उसमें एक ब्रांच निकालना, फिर एक और ब्रांच निकालना, और फिर इसके ऊपर आप ऐसे लगाते जाना पैटर्न में, लंबा लंबा आपको ब्रांच निकालना है और फिर लंबा लंबा लगाता जाना है, ठीक है। तो ये आपका है डायग्राम इसका, किसका? कॉनिडिया का। और ये पेनिसिलियम में दिखता है। दिस इज योर कॉनिडिया का डायग्राम। सिमिलैरिटी कुछ दिखी है आपको दोनों में? डिसिमिलैरिटी तो दिख गई है, स्ट्रक्चर में ही दिख गई है। ज़ूस्पोर के अंदर टेंटिकल है ऐसे लंबे लंबे, इसमें नहीं है। ज़ूस्पोर का शेप अलग है, इसका अलग है, पर सिमिलैरिटी भी है कुछ। बताइए क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही स्पोर्स हैं, दोनों ही जर्मिनेट करेंगे और प्रोजेनी बनाएंगे। दोनों ही स्पोर्स हैं। तो डिसिमिलैरिटी देखिए कि डिसिमिलैरिटी मोटिलिटी में है। जैसे मैंने आपको दिखाया ऊपर कि यहाँ पे ना टेंटिकल्स होते हैं ज़ूस्पोर पे, तो इनका काम क्या होता है? इन टेंटिकल्स का ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। लेकिन कॉनिडिया में तो देखो कोई टेंटिकल नहीं है, तो कॉनिडिया होता है आपका नॉन मोटाइल, ठीक है। तो ज़ूस्पोर इज एज मोटाइल एज इट बियर्स फ्लैजिला। टेंटिकल का नाम है फ्लैजिला। कॉनिडिया है वो नॉन मोटाइल है। उसके बाद लोकेशन, ज़ूस्पोर होता है इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है। इनसाइड कैसे है? अगर आप देखोगे ऊपर, तो एक ज़ूस्पोर कैसे रिलीज हुआ? ये ज़ूस्पोर इस बैग में से रिलीज हुआ। ये जो बैग था इसके अंदर था, फिर रिलीज हुआ। लेकिन कॉनिडिया किसी अंदर नहीं था, वो बाहर से ही बनता चला गया। तो लोकेशन क्या है? इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजिया होता है, और जो कॉनिडिया होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही स्पोर्स हैं, जर्मिनेट करेंगे और प्रोजेनी बनाएंगे। यही सिमिलैरिटी है बस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाला दोबारा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्वेश्चन था कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्यों? अब पूछा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोबारा वही पॉइंट लिखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि ओनली वन पेरेंट है, ठीक है। एंड जो यंग वन होते हैं वो सिमिलर होते हैं पेरेंट से, ठीक है। और गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सेम जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होता है। तो तीन ही रीजन है आपके पास जो आपको लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये होता है, जब भी आपको इसमें कुछ भी पूछा गया है, आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को इलैबोरेटेड फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना होता है, ठीक है।
So question number 1, enumerate the different differences between asexual and sexual reproduction. Describe the types of asexual reproduction exhibited by unicellular organisms. आपको डिफरेंस बताने हैं asexual और sexual reproduction में, और फिर टाइप्स बताने हैं asexual reproduction के। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको अभी तक, क्योंकि इतनी बार हम एसेक्सुअल सेक्सुअल कर चुके हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि एसेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट होता है, ओनली वन पेरेंट। सेक्सुअल के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्सुअल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है और सिनगेमी भी होता है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि फ्यूजन जो होता है मेल फीमेल गैमीट का, वो नहीं होता है सेक्सुअल में। सेक्सुअल में मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। फोर्थ पॉइंट है कि ऑस्प्रिंग जो होते हैं सेक्सुअल में कॉपी होते हैं एग्जैक्ट पेरेंट के, लेकिन सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, और जेनेटिक वेरिएशंस के चलते यहाँ पे ऑस्प्रिंग कॉपी नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं जेनेटिकली एंड फिजिकली फ्रॉम पेरेंट्स। एंड एसेक्सुअल के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती है, वही पॉइंट जो मैंने अभी बोला, एंड सेक्सुअल के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स आपको याद करके एग्जाम में लिखने हैं अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो। नाउ आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स हमारे सामने हैं, हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो पहला है बाइनरी फिशन, फिर है आपका बर्डिंग, फिर है फ्रेगमेंटेशन, एंड फिर है स्पोर फॉर्मेशन। तो आपका बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, 4 टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी फिशन। डायग्राम आप देखिए बाइनरी फिशन का क्या हो रहा है। डायग्राम में एक न्यूक्लियस है, पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करा, उसके बाद पूरा सेल में थोड़ा डिविजन हुआ, ठीक है, मतलब ऐसे डिवाइड होने को है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया डिवाइड, फिर सेल डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड करा है, और फिर 2 डॉटर सेल्स बनी है। ये होता है बाइनरी फिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है अमीबा, ठीक है। तो बाइनरी फिशन इज अ डिविजन ऑफ पेरेंट सेल। लैंग्वेज भी देखते चलिए बार बार, मतलब हमको डायग्राम से समझ आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बनानी आए और लिखनी आए। तो लैंग्वेज में क्या लिखा है कि डिविजन ऑफ अ पेरेंट सेल इक्वली इनटू 2 डॉटर सेल्स। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिविजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। नाउ हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग देखेंगे। और बर्डिंग में ना 2 आपके डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाए हैं, एक बर्डिंग इन ईस्ट है और एक बर्डिंग इन हाइड्रा है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। ये ईस्ट की सेल है बेटा, जिसमें एक वैक्यूल है ये, ठीक है, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। हुआ क्या, न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया 2, उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई भी डिवाइड कर लिए, और वो ऊपर चला गया, एंड ऊपर से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके कोई नई सेल बना लिया, मतलब इक्वल सेल नहीं बनी है, नई सेल बनाई है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके। पूरा पूरा डिविजन साइटोप्लाज्म का नहीं हुआ है बर्डिंग में। हाइड्रा के अंदर भी आप देखोगे साइड में एक थोड़ा सा बर्ड निकला, और वो बर्ड एक दूसरा हाइड्रा निकाला, और वो फिर वहां से कट के अलग हो गया, तो यहाँ पे फिर आपके 2 हाइड्रास बन गए। तो यह आपका बर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन कुछ भी नहीं है। फ्रेगमेंटेशन में जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, एक पूरा का पूरा आपका होता है फ्रेगमेंटेशन में। किसके अंदर होता है मेनली, ये फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइरोगायरा, माइसिलियम फंजाई, इन सब के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स में कट जाना। तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसको यहां से कट लगा, यहां से कट लगा, ठीक है, 3 पार्ट्स बन गए, मतलब चाकू से काट दिया, ये लगा लो। चाकू से जो जो पार्ट काटा वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर गया, नए ऑर्गेनिज्म में वो ग्रो कर गया, तो 3 फ्रेगमेंट से 3 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये है फ्रेगमेंटेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका विच, आप ही बताइए, अभी बताया था मैंने, स्पोर फॉर्मेशन।
तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो आपका फंगस में, एल्गी में, इन सब में होता है। अभी हमने ज़ूस्पोर्स देखे थे एल्गी के अंदर, फंगाई के अंदर हमने कॉनिडियोस्पोर्स देखे थे। फिर अमीबा के अंदर भी पता है जब मल्टीपल फिशन होता है अमीबा के अंदर तो स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, कैसे निकलते हैं स्पोर्स? ये आपका अमीबा है, ठीक है, अमीबा में सिस्ट बन जाती है और वो फट जाती है। बाहर से सिस्ट बनती है, अंदर छोटे 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 सेल्स बन जाते हैं, फिर वो फट जाती है, बर्स्ट करती है और फिर ये सारे सूडो पोडियोस्पोर्स होते हैं जो एक नए अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं, नया अमीबा बन जाता है। ठीक है, फिर उसमें दोबारा सिस्ट बनती है, तो ये मल्टीपल फिशन के प्रोसेस में स्पोर बनता है अमीबा के अंदर। तो इसको लैंग्वेज में लिखना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आपको यही लिखना है। सबसे पहले आपको स्पोर को एक्सप्लेन करना है कि स्पोर क्या है। तो स्पोर आपका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक ऑफस्प्रिंग को राइज करता है बाय डिटैचिंग इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट। इन प्लांट्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, spores develop inside the zoosporangia and are released in the environment, which are germinate into offspring अंडर फेवरेबल कंडीशन। मतलब स्पोर्स का क्या है ना, ये आपका स्पोर है, ये एनवायरमेंट में तो रिलीज हो जाता है बॉडी से, ठीक है, ये आपका स्पोर है, ये एनवायरमेंट में तो रिलीज हो गया, एनवायरमेंट में ये है, लेकिन एनवायरमेंट में भी ये तभी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा जब एक फेवरेबल एनवायरमेंट इसको मिलेगा। मतलब प्रॉपर इसको फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल एनवायरमेंट, एफ, फेवरेबल एनवायरमेंट। तब जाके ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है जब इसको ये सब मिलता है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस इन स्पोर्स की व्हेन इट is present in favorable environment, then it germinate into offspring. Fungi like Penicillium spore called Conidia are formed on conidiospores and unfavorable condition के अंदर क्या होता है ना, अमीबा जैसे कुछ लोग जानवर होते हैं जो मल्टीपल फिशन करते हैं। अमीबा मोस्टली तो देखो बाइनरी फिशन ही करेगा, अमीबा का नेचर ही बाइनरी फिशन करने का, जो हमने पहले पढ़ा फर्स्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो ये मल्टीपल फिशन भी कर लेगा और फिर वहां से सूडोपोडियोस्पोर्स बनाएगा, तो उसको हम स्पोर फॉर्मेशन की कैटेगरी में फिर डालेंगे, ठीक है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन? आइडेंटिकल, सेम जेनेटिक कंपोजिशन का मतलब है आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज ऑफ अ पेरेंटल जीनोम। क्या सारे गैमेट्स जो एक पेरेंट से बनते हैं उनके पास सेम जेनेटिक कंपोजिशन होता है? एनालाइज द सिचुएशन विद द बैकग्राउंड ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड प्रोवाइड और गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो गैमीट्स आपके बनते हैं क्या उनका जेनेटिक कंपोजिशन आपके पेरेंट के जेनेटिक कंपोजिशन जैसा होता है? आपको गैमेटोजेनेसिस का डायग्राम और गैमेटोजेनेसिस की पूरी साइकिल समझनी है, उसके बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस करना, आपको बताना है कि क्या एक गैमीट का जेनेटिक मटेरियल उसके पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल जैसा होता है कि नहीं, ठीक है, सबका होता है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम साइकिल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये आपका गैमेटोजेनेसिस है, इस तरीके से मेल एंड फीमेल बॉडी में होता है, फादर एंड मदर में। तो ये फादर का आपका सेल है, इसमें होगा पहला फर्स्ट डिविजन होगा, तो 2n डिप्लॉइड से बनाएगा हैप्लॉइड, ठीक है। फिर सेकंड डिविजन होगा तो ये हैप्लॉइड जो बना है ये और सेल बनाएंगे और स्पर्म बना लेंगे। तो ये तो हो गया आपका फादर। मदर के अंदर आपका ये हो गया डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से आपके हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। एक हैप्लॉइड सेल होगा जो जाके ओवम और डिवाइड करके एक ओवम बनाएगा, बाकी के जो डिविजन होंगे वो पोलर बॉडीज बनाएंगे जो नॉन फंक्शनल होंगे। तो देखो हो क्या रहा है ना, गैमीट फॉर्मेशन में हो रहा है बेटा आपका मियोसिस। क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस जो है ना वो रेंडमली डीएनए ले रहा है, 4 सेल बन रही है, यहाँ पे 4 सेल बन रही है और रेंडमली थोड़ा सा डीएनए का पार्ट इधर आ रहा है, थोड़ा इधर आ रहा है, थोड़ा इधर आ रहा है, थोड़ा इधर आ रहा है। पेरेंट जो है वो डिप्लॉइड है, उसमें से ये 4 सेल्स बन रही है। तो इसके अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल होगा वो सारा का सारा यहाँ नहीं जा रहा है, रेंडमली अलॉट हो रहा है।
ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगी कि सारे के सारे गैमीट में सेम जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है जो पेरेंट में होता है, पेरेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा और अलग होता है। ठीक है, मियोसिस के दौरान जो डीएनए होते हैं वो ऐसे सेग्रीगेट करते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं आपस में, कि वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाते हैं गैमीट। बस सिंपल सा आपको ये समझना है। तो आंसर आपका होगा नो, नॉट ऑल द गैमीट्स फॉर्म फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैव सेम जेनेटिक मटेरियल। ये पूरी स्टेटमेंट आपको क्लियर लिख के आनी है, नो नॉट ऑल द गैमीट्स, सबका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन, because gametes are produced by the process of meiosis, एंड meiosis रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हम तब से बोले जा रहे हैं कि meiosis, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो आपको ये गांठ बांधने लिए चीज, जहां meiosis होगा वहां पे जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, एंड आपके गैमीट्स meiosis से ही बनते हैं। तो meiosis इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग मेन इवेंट्स। क्या इवेंट्स इन्वॉल्व करता है meiosis? Meiosis involves following that take place in germ cell। क्या क्या? क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नाम का एक इवेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर। इस इवेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम ना दो क्रोमोसोम में डिवाइड होता है जब मियोसिस होता है, ऐसे बीच में से डिवाइड होता है। कई बार क्या होता है ना बेटा, ये सीधे सीधे डिवाइड नहीं होता, ये ऐसे क्रॉस कर लेता है, एक दूसरे को क्रॉस मैच करता है। तो ऊपर का ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, फिर ये क्रॉस मैच करके, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो मिक्स मैच होके ना वेरिएशंस ला देता है आपके जीन मटेरियल में। तो लिखा है क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन रिजल्ट्स इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, रैंडम सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू द हैप्लॉइड गैमीट कॉल्ड डिफरेंसेस इन जेनेटिक कंपोजिशन। रैंडम सेग्रीगेशन वाला पॉइंट भी था, मतलब रैंडमली कोई डीएनए का पार्ट, कोई जीन का पार्ट इस वाले सेल को जा रहा है, जो भी 4 सेल्स बन रही है गैमीट की, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो रैंडम सेग्रीगेशन हो रहा है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का, जिससे और जेनेटिक आपकी कंपोजिशन में डिफरेंसेस आते हैं। तो एक रैंडम सेग्रीगेशन, दूसरा क्रॉसिंग ओवर। 2 पॉइंट आप लिख के आना इस वाले क्वेश्चन में कि क्यों गैमीट अलग होते हैं अपने पेरेंट सेल से। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। Although sexual reproduction is a long-drawn, energy-intensive, complex form of reproduction, many groups of organisms in kingdom Animalia and Plenty prefer this mode of reproduction. Give at least 3 reasons. इसमें ये बोल रहा है कि जो sexual reproduction है वो बहुत ही complex और energy खाता वाला ऐसा process है कि उसमें बहुत energy लगती है, बहुत ही time लगता है और बहुत ही complex है। तब भी इतने सारे animal और plant क्यों sexual reproduction कर रहे हैं? 3 रीजन देने हैं इसमें। बेसिक सा रीजन यही है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर आपका मियोसिस हो रहा है। मियोसिस हो रहा है तो आपका जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आपके जो फेवरेबल जीन्स हैं, ठीक है, जो आपके अच्छे जीन्स है, फेवरेबल जीन्स हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं। और तीसरी और सबसे अच्छी पॉइंट जो इवोल्यूशन में हमने पढ़ी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो पाया है कि आज की डेट में ह्यूमन बीइंग इतना अच्छा और डेवलप रेस बन गया है, इतना ज्यादा एडवांस, कि ह्यूमन बीइंग से ऊपर कोई और स्पीसी नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन आपको यही देना है। फर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा आपका अडेप्टेशन आ जाता है, तीसरा आपका इवोल्यूशन आ जाता है। चौथा आपका जो रीजन है, माइनर रीजन, वो आप वाइगॉर एंड वाइशोलिटी बोल सकते हैं। अब इनको समझिए। जेनेटिक वेरिएशन तो आपको पता ही है क्या होता है। अडेप्टेशन पे आइए। Adaptation, the variation in population of a species is essential for survival of species under a change environment। मतलब अगर कोई एनवायरमेंट भी चेंज हुआ आसपास, तो जो भी स्पीसी नया पैदा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो तुरंत एक चेंजिंग एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेगा। मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एनवायरमेंट नया है तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाता हूं। अगर आप अपने हॉस्टल से, अपने घर से हॉस्टल आए हो, आपका एनवायरमेंट बदला है, चेंजिंग एनवायरमेंट है, और आप अडेप्ट करके हॉस्टल में भी पढ़ रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, वो अडेप्टेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जनरेट होती है। दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द
ह्यूमन बीइंग, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थर्ड इज इवोल्यूशन, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन एंड रेप्टेशन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस। देन फोर्थ इज वाइगोर एंड वाइटलिटी। वाइगोर एंड वाइटलिटी क्या होता है? वाइटलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। एंड वाइगोरिटी का मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। एक तो वेलबींग है, एक है स्ट्रेंथ। तो वाइगोर एंड वाइटलिटी है, ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इंटरेक्शन की वजह से वाइगोर एंड वाइटलिटी एक बच्चे को मिलती है। तो ये 4-5 पॉइंट आप लिखना कि क्यों एनिमल्स एंड प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओविपेरी, विविपेरी, साइट एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। पहला डिफरेंस इसमें पूछा है कि ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है, फिर पूछा है कि ओविपेरी और विविपेरी में क्या डिफरेंस है। पहले हम इधर ही समझ लेते हैं, फिर हम लैंग्वेज देखेंगे। ईस्ट्रस साइकिल जो है वो आपकी बेसिकली एग की ही साइकिल है, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है, नो ब्लीडिंग, ठीक है। और ये मेनली ना आपके, अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो उन एनिमल्स में होती है, जैसे काऊ में होती है, डॉग्स में होती है, ठीक है, काऊ में होती है, ये डॉग्स में होती है, इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। आप सबको पता है कि फीमेल जो होती है हमारी, मतलब हम जो गर्ल्स होती हैं, विमेन होती हैं, उन सबके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है हर महीने। 3 से 6 दिन ब्लीडिंग होती है हर महीने। आपके 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 से 7 दिन ब्लीडिंग होती है। तो ये होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, ये हमारी ह्यूमन बीइंग्स में होती है। फिर ओवीपेरी का क्या मतलब है? ओवीपेरी का मतलब है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जन्म दे रहे हैं, तो एग्स के अंदर एक बच्चा है वो बाहर निकाला है पहले। जैसे आपके जो हैन होती है, हैन, ठीक है, और आपके जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स ऐसा ही करते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं, दे ले एग्स, एग्स के अंदर बच्चा होता है, तो दे आर ओविपेरस। विविपेरस क्या होता है? जो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म और पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बाहर निकाल रहे हैं, अंडे के अंदर नहीं दे रहे हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग जन्म देता है, काउ जन्म देती है, डॉग जन्म देता है, वो एग्स के अंदर जन्म नहीं देता है। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो आपको कॉमन सेंस के थ्रू पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए वो साइकिल्स का मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। तो जो आपका ईस्ट्रस साइकिल होता है जिसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, जो काउस वगैरह में होती है, एग्जाम्पल काउ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, काउ के अंदर होती है, ये एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है। इसके अंदर फॉलिकुलर फेज होता है बेटा, ल्यूटियल फेज होता है, फिर दोबारा फॉलिकुलर फेज होता है, और कहीं पे भी ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई यूट्रस वॉल नहीं टूट शेड करती, ब्लीडिंग नहीं होती है, सिंपल सा ऐसा इसका साइकिल होता है। फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो आपको पता ही होगा, वो तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग्स वाले में। तो इसके अंदर देखिए पूरा पूरा ब्लीड किया जाता है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग है, एंडोमेट्रियल साइकिल है, एंडोमेट्रियम का टूटना हो रहा है, तो ब्लीडिंग इज प्रेजेंट। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस होते हैं, मेंसेस से मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम पड़ा है। और एग्जाम्पल तो आपका है ही, क्या है एग्जाम्पल? ह्यूमन बीइंग। एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया, और भी डिफरेंसेस है, वो अभी हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। मेजर डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का टूटना और ब्लीडिंग होना। तो ये डिफरेंस तो सेकंड पॉइंट पे लिख ही रखा है, द एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज रीअब्सॉर्ब ईस्ट्रस के अंदर, और मेंस्ट्रुअल के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड पासेस डाउन, ठीक है। जो ईस्ट्रल साइकिल होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्राइमेट्स में होती है। ईस्ट्रल साइकिल में ब्लड का फ्लो नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल में ब्लड का फ्लो होता है। ईस्ट्रल साइकिल में कॉपुलेशन होता है हीट सीजन में, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉपुलेशन किसी भी सीजन में हो सकता है। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिनगेमी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का मिलना होता है, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। देन ओविपेरस एंड विविपेरस देखिए, ओविपेरस एग्स ले करते हैं, विविपेरस यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओविपेरस एग फर्टिलाइज भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकता है, ठीक है। और विविपेरस के अंदर जो एग होता है वो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, बाहर नहीं आता है। एंड ओविपेरस के अंदर यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड अ हार्ड कैल्सरस शेल, मतलब जो इसके यंग वंस होते हैं वो एग्स के अंदर होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं एग्स के अंदर। तो ये जो शेल होती है, ये शेल कौन सी है? हार्ड कैल्सरस शेल है, एंड यहाँ पे फर्टिलाइज
फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये अंदर ही है। इसके एग्जाम्पल में आएंगे फिश, रेप्टाइल्स, इसके एग्जाम्पल में बर्ड्स भी आएंगे, ठीक है। एंड बीवी पैरस के एग्जाम्पल में आपके आएंगे ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, ठीक है। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग का, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन बोलता है कि रोज प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज अट्रैक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आपका जो रोज प्लांट है, रोज किस किस को पसंद है? रोज सबको पसंद होता है, ठीक है। रोज के जो फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन दे सेल्डम प्रोड्यूस फ्रूट्स। इसका मतलब है कि वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डोंट प्रोड्यूस फ्रूट। वो सुंदर होते हैं लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन अ टोमेटो प्लांट प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। टोमेटो प्लांट बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। although they have small flowers, लेकिन उनके फ्लावर्स तो इतने सुंदर भी नहीं होते, छोटे होते हैं। तो रीजन बताना है कि क्यों रोज के अंदर फ्रूट प्रोमिशन नहीं होता है, इसका रीजन बनाना है, ठीक है। ये जो बाकी की 3 लाइन दे रखी है, ये तो बस आपको नोट दे रखा है कि बोथ दीज प्लांट्स, रोज एंड टोमेटो, ह्यूमन बीइंग से सिलेक्ट हुए हैं फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द रोज इज फॉर इट्स फ्लावर, द टोमेटो इज फॉर इट्स फ्रूट। Roses being vegetative propagated does not need to produce seeds. यही आंसर है। एक्चुअली क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ये क्वेश्चन के अंदर जो साइड में नोट दिया ना 3 लाइन का, यही आंसर, आप यहीं से आंसर बना सकते हो। इसमें बोल ही दिया है कि ह्यूमन बीइंग ने रोज और टमाटो को चुना ही अलग अलग कामों के लिए है। रोज का काम बस एक फ्लावर बनने का है, सुंदर दिखने का है। टोमेटो का फ्रूट की तरह काम है, फ्लावर की तरह काम नहीं है। रोज के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, तो उनके अंदर सीड ही नहीं होते हैं, और सीड ही नहीं होंगे तो फ्रूट कहां से बनेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग ने नेचर के अंदर किया है खुद से, ठीक है, आर्टिफिशियली किया है ये। तो आंसर भी मैंने कुछ ऐसा ही बनाया है कि आपका जो रोज प्लांट होता है वो लार्ज अट्रैक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि द pollen produced by the rose plants may not viable, which means they may not have the compatibility to germinate. ऐसा हो सकता है कि जो रोज प्लांट होता है उसका जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर सके और जर्मिनेट कर सके, इसलिए फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं होता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होता है वहां पे। और रोज प्लांट्स हाइब्रिड है, तो माइटोटिक डिविजन इनमें एबनॉर्मल है, तो ये नॉन वायबल गैमीट्स बनाएंगे, एबनॉर्मल रहेगा इनका डिविजन सारा, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा फ्रूट का फॉर्मेशन। और बैरियर भी होता है पॉलन ट्यूब में, जहाँ पे मेल गैमेट रेस्ट्रिक्ट होते हैं टू रीचिंग द ओव्यूल, तो बैरियर भी यहाँ पे होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का पॉइंट आप लिखोगे रोज के अंदर कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ये सारे पॉइंट्स ही सजेस्ट कर रहे हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नेचर ऑफ रोज, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ रोज, ठीक है। तो कंक्लूजन वाला पॉइंट जो इसका है वो यही है बेटा। क्या है कंक्लूजन वाला पॉइंट? कंक्लूजन वाला पॉइंट इसका यही है कि reproduction can be defined as the method of process by which living organisms procreate with each other to give birth to offsprings. It is essential for organisms to reproduce so that their species can continue living without become extinct. It occurs in both single cell organism as well as multicellular organism. ठीक है, इसलिए टोमेटो के अंदर फ्रूट बनते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन रोज के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ह्यूमन बीइंग कर देते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के चलते नो सीड्स, और सीड्स नहीं है तो फिर फ्रूट तो कैसे बनेगा। एक इसके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला पॉइंट भी आपको लिख के आना है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जर्मिनेट करे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, इस वजह से रोज के अंदर नहीं होता है। जबकि टोमेटो के अंदर ये सब कैपेबिलिटी होती है, इसलिए टोमेटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज। ओके, सो थैंक यू सो मच।